यस गाइस, वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने उसके जो बेसिक रूल्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो डिस्कस किए थे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूल्स भी हमने उसमें डिस्कस किए थे। जहां पर हमने बात की थी कि वर्ब कौन सी सिंगुलर होती है, वर्ब कौन सी प्लूरल होती है, सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल कैसा होता है, इन सब का चर्चा, इन सब के बारे में डिस्कशन हमने उस लेसन में कर ली है। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दो सेंटेंसेस के साथ में मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बॉय और हिज फ्रेंड्स। दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं वर्ब के, इज और आर गिल्टी। ओके। और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज डैश आर गिल्टी। दोनों सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा द बॉय और हिज फ्रेंड्स इज आर गिल्टी। या तो लड़का दोषी है, गिल्टी होता है दोषी। कोई क्राइम आपने किया, कोई गलती की, कोई मिस्टेक आपने की, तो उसके लिए आप दोषी पाए गए, तो आपने लिखा द बॉय और हिज फ्रेंड्स इज और आर गिल्टी। तो सेकंड में हमने लिखा द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज आर गिल्टी। दोनों सेंटेंस का मीनिंग टेंटेटिवली अगर देखें, काफी कुछ हद तक कॉमन है दोनों में। लेकिन दोनों में जैसे जब वर्ब की हम बात करें, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में इज और आर दिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है। और वही इस वाले पार्ट में भी ये वाला एलिमेंट, ये वाला पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। अब हुआ क्या कि जब वर्ब मुझे यूज करनी हो, एग्जाम में पूछी जाए, इस तरह के सेंटेंसेस दिए जाए, तो वहां पर वर्ब कैसे यूज करनी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, बॉय और हिज फ्रेंड्स, इसमें तो जो मुझे वर्ब लगानी है, वो मुझे लगानी है आर, प्लूरल। यहाँ पर आर जो है वो अप्रोप्रिएट होगी। जबकि जो फर्स्ट सेंटेंस नीचे दिया हुआ है, सेकंड सेंटेंस, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहां पर इज वर्ब आएगी। अब ये क्यों हुआ, इसी को हमें यहां आज की क्लास में सीखना है। यहां देखो, इस फीचर को समझो। जैसे मैंने लिखा द बॉय और हिज फ्रेंड्स, यहां पर आप देख पा रहे हैं दो सब्जेक्ट्स है, एक बॉय है, ठीक है, जो कि सिंगुलर है, और इसके बाद एक सब्जेक्ट दिया हुआ फ्रेंड्स, ये प्लूरल है। ठीक है। कनेक्ट हमने किया है और से। ये और जो है, ये बाय नेचर अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की मैं बात करूं। ठीक है। तो जब हमने यहां पर इन दो सब्जेक्ट्स को और की हेल्प से कनेक्ट किया, तो आपको जो वर्ब फिल करनी है, वो वर्ब करनी है आपको बाद वाले नाउन, जो नाउन नंबर 2 है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। बाद में कौन है यहाँ पर, फ्रेंड्स। तो अगर मैं एकदम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं कि दो सब्जेक्ट्स अगर और से जुड़े हुए हैं, और से कनेक्टेड हैं, तो जो वर्ब आएगी वो बाद वाले नाउन के अनुसार यूज की जाएगी। यहां पर द बॉय और हिज फ्रेंड्स को हमने और की हेल्प से कनेक्ट किया। इसमें जो है वो बाद में जो नाउन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, जो कि हमने लगा दी। और वही यहां पर देखा हमने एज वेल एज। ये जो एज वेल एज है, इसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन का रोल प्ले करता है। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ड आता है, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, जो कि यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है। और वर्ब का यूज जो करते हैं, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब आती नहीं। यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए, वो फर्स्ट नाउन के अनुसार आएगी, जो कि यहाँ पर
इज है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नाउन जो बॉय है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर आप अगर रूल बनाना चाहें तो आप एक कॉन्सेप्ट, प्यारा सा रूल एक आप बना सकते हैं। जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं, तो वर्ब उनके बाद वाले नाउन के अनुसार, उनके बाद वाले नाउन के अनुसार आती है। ठीक है, अनुसार। अब कौन सा नाउन? बाद वाला। कहने का हुआ सिंपल मीनिंग कि एक हमारे पास नाउन वन है, हमने कनेक्ट किया और से, नोर से या बट से। ठीक है, इनमें ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, नॉट ओनली भी हो सकता है और बट अकेला भी हो सकता है। और इसके बाद हमने लिखा नाउन नंबर टू। अब जो यहाँ पर वर्ब आएगी वो बाद वाले नाउन के अनुसार आएगी, जो कि बाद में जो नाउन दिया हुआ है वो है नाउन नंबर टू, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आइदर यू और आई इज एम आर मिस्टेकन। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये सब्जेक्ट है हमारा आइदर यू और आई। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है कनेक्टेड है और से, तो बाद में नाउन है आई, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम आना चाहिए। एम इज द करेक्ट आंसर। और वही यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज टुगेदर विद के साथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स और लाइक। ठीक है, नॉट भी आ सकता है इसमें, से जुड़े हो, तो वर्ब किस नाउन के अनुसार? इन वर्ड से पहले जो नाउन आया हुआ है, फर्स्ट नाउन के अनुसार प्रयोग में, नाउन फर्स्ट नाउन के अनुसार प्रयोग में आती है। इनसे अगर जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट नाउन के अनुसार, और आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो तो नाउन जो है वो बाद वाले नाउन के अनुसार प्रयोग में आती है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने लिखा अ पिजन। ठीक है, लाइक अदर बर्ड्स हैव विंग्स। सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा एक बर्ड है पिजन, कबूतर। ठीक है, वो दूसरे बर्ड्स की तरह उसके पास भी पंख होते हैं। जब आपने यहां पर देखा कि एग्जाम में ये पूछा हुआ है यहाँ पर अ पिजन लाइक अदर बर्ड्स, ये आपका सब्जेक्ट है, खुद कनेक्टेड है लाइक से, तो इसके बाद वाला नाउन जो है इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब आएगी फर्स्ट नाउन के अनुसार। और फर्स्ट नाउन पिजन है तो पिजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसको इस तरीके से करना होता है।
द प्रिंसिपल टुगेदर विद ऑल द अदर टीचर्स, the principal together with all the other teachers is dash are going on a trip। और एक सेंटेंस अगर मैं ऐसा लिखूं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को नॉर्मली कैपिटल में लिखते हैं, बट ऑल्सो द अदर टीचर्स इज डैश आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब इसको देखो आप, मैंने क्या कहा कि यहां पर दोनों सेंटेंस को समझो, समझने के बाद उसका मीनिंग देखो, उसमें लगने वाले ग्रामर का यूज देखो, कौन सा ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें अप्लाई हो रहा है। तो प्रिंसिपल टुगेदर विद ऑल द अदर टीचर्स इज डैश आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। यहाँ पर जैसे पूरा आपका सब्जेक्ट है, यहां से यहां तक वहां तक सब्जेक्ट है, मतलब कनेक्टेड है आपका टुगेदर विद से। तो टुगेदर विद में फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, और प्रिंसिपल सिंगुलर है तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। सेकंड में लिखा नॉट ओनली द प्रिंसिपल, आप देख पा रहे हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो से कनेक्टेड है। प्रिंसिपल सिंगुलर है, अदर टीचर्स प्लूरल है, तो बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है। फिर कह रहा हूं, रिवाइज करना, चीजों को समझना भूलना मत। मैंने क्या कहा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इनसे अगर कनेक्टेड हो तो वर्ब आएगी सेकंड वाले नाउन के अनुसार, और इन एडिशन टू, एज वेल एज, टुगेदर विद, बिसाइड्स और लाइक का प्रयोग किया हुआ हो तो वर्ब जो है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग में आती है। जब आप सेंटेंसेस करेंगे, एग्जांपल्स खूब सारे और करेंगे, तो ये चीजें आपको ऐसे, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जो रूल्स आ रहे हैं, इनको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इंस्टिंक्टिवली आपके अंदर जो है वो आ जाएगी। आप सेंटेंस को देखकर ही आप बता पाएंगे कि किस तरह की वर्ब आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब एक सेंटेंस को समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वन बुक इज डैश आर स्टिल मिसिंग। ओके, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में एक बहुत ही माइनर सा जो है वो डिफरेंस क्रिएट करके उसके अंदर एक नए रूल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और वहां पर बच्चे जो है वो सेंटेंस को या तो अपना मनगढ़ंत रूल को अप्लाई कर लेते हैं, या घबराकर क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करोगे तो आपको वो सेंटेंस भी काफी इजी लगने लगेगा। सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं उसको समझना, मैंने कहा वन बुक इज स्टिल मिसिंग, एक बुक है जो अभी भी मिसिंग है। तो यहां पर हुआ क्या, जब आपने सब्जेक्ट लिखा वन बुक, तो वन आपको पता है जो है इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर आएगा, लेकिन जैसे ही आपने यहां पर इसको वन ऑफ किया, वन ऑफ, अब वन ऑफ द बुक नहीं, वन ऑफ द बुक्स होगा, वन ऑफ द बुक्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। आपने लिखा वन ऑफ द बुक्स, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगी, इज स्टिल मिसिंग। यहां पर वर्ब जो है वो सिंगुलर ही आएगी। इसके पीछे का रूल क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझो। यहां क्या है कि जो आपका जो सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, कई बार जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे नंबर्स
या अमाउंट को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स आते हैं, और उसके बाद ऑफ आता है। ठीक है, और उसके बाद किस नाउन का नंबर या अमाउंट दर्शाया गया है, वो नाउन या नंबर बताया जाता है। इसके बाद जो वर्ब आती है, ठीक है, इस वर्ब का जो यूज होता है, इस वर्ब का जो यूज होता है वो इस नंबर या अमाउंट दर्शाने वाले जो शब्द हैं इसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे ही आपने लिखा यहाँ पर, चलो इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी टू प्ले द गेम। अब यहाँ ये तो चलो बेसिक एग्जांपल हुआ, लेकिन इसके थ्रू हम आगे कुछ पढ़ेंगे। मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी टू प्ले द गेम, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में देखो ईच ऑफ का प्रयोग हो रखा है, ईच जो नंबर को दर्शाता है, ईच ऑफ द बॉयज, इसके बाद में द बॉयज आ रखा है। लेकिन ये जो वर्ब है, इस वर्ब का जो यूज हुआ है वो इस ईच को देखकर डिसाइड किया गया है कि सेंटेंस में वर्ब जो है वो सिंगुलर आनी चाहिए। इसके बाद चाहे नाउन प्लूरल है, नाउन चाहे सिंगुलर है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमें इस नंबर और अमाउंट को देखकर यह डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा सिंगुलर होंगे, कई बार कुछ नंबर या अमाउंट दर्शाने वाले शब्द ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल को भी इंडिकेट करते हैं, तो वो हमें चीज समझने की जरूरत है। कैसे? एग्जाम्पल समझ लो, जैसे एक वर्ड आया मोस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ आ गया। अब मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो दो टाइप का होता है। मोस्ट ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल भी आता है, और मोस्ट ऑफ जो होता है के बाद आने वाला नाउन जो है वो काउंटेबल भी होता है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, मोस्ट ऑफ जो वर्ड है, मोस्ट ऑफ का मतलब ज्यादातर, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट में जैसे मोस्ट ऑफ आया हुआ है तो उसके बाद जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन जब काउंटेबल नाउन आता है ना, तो वो हमेशा प्लूरल होता है। काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है। दो सिचुएशन बनती है, मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। फिर जैसे ही मोस्ट ऑफ के बाद में नाउन आया काउंटेबल, तो वो मोस्ट ऑफ जो होता है उसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होगा, तो वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखने वाली बात है कि मोस्ट ऑफ के बाद ये अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ है, तब तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। लेकिन जैसे ही प्लूरल नाउन आया हुआ है तो वह प्लूरल रहेगी। ये एक सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। मैंने लिखा हो कि मोस्ट ऑफ द वर्क हैज डैश हैव बीन डन। और एक जैसे ये भी लिखूं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैज और हैव बीन पेंटेड। अब दोनों को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द वर्क हैज और हैव बीन डन, तो जब आप ये सेंटेंस पढ़ा आपने कहा मोस्ट ऑफ की बात की। मोस्ट ऑफ का यूज किसके लिए आया हुआ? वर्क के लिए। ठीक है, वर्क यहाँ पर देख पा रहे हो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो हमारी बात हुई थी मोस्ट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ पर हैज आ गया, सेंटेंस हुआ मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन। मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन, ये रॉन्ग हुआ। और जैसे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द हाउसेज, यहाँ पर मोस्ट ऑफ का यूज किसके लिए हुआ है? हाउस के लिए, हाउसेज के लिए। तो यहाँ पर मान लो 50 घर है, तो 50 में ज्यादातर घर हैं, वो भी प्लूरल ही होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया तो वो प्लूरल होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग सही माना जाएगा। सेंटेंस हुआ मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन, और मोस्ट ऑफ द प्लूरल नाउन हाउसेज हैव बीन पेंटेड। तो इस तरीके से इसको समझने की जरूरत है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है
यही सेम कॉन्सेप्ट आपके हाफ ऑफ पर भी अप्लाई होता है, यही सेम कॉन्सेप्ट सम ऑफ पर भी अप्लाई होता है, यही सेम कॉन्सेप्ट जो है आपके अ लॉट ऑफ पर भी अप्लाई होता है, और यही सेम कॉन्सेप्ट प्लेंटी ऑफ पर भी अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है, रिवाइज कर लेते हैं वापस उसी को, कि इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो अगर अनकाउंटेबल है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और इसके बाद आने वाला जो नाउन अगर काउंटेबल है तो वो हमेशा प्लूरल होगा। काउंटेबल नाउन कैसा होगा, प्लूरल। और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल रहेगी। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। A lot of milk is dash are required in summer। गर्मी के मौसम में बहुत सारे दूध की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक सेंटेंस हमने ऐसे भी लिखा, a lot of eggs is dash are required next week। समझने की कोशिश करो। a lot of milk is are required in summer, यहां पर a lot of का यूज हुआ मिल्क के लिए आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा कि a lot of आ गया तो नाउन अनकाउंटेबल है, तो वर्ब सिंगुलर, a lot of milk is required। लेकिन जैसे ही a lot of eggs की बात की तो यहाँ पर वर्ब ऑटोमेटिकली स्वतः ही प्लूरल वर्ब यहाँ पर आएगी। ये तो एक रफ आइडिया, एक जनरल कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन कई बार देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, एग्जामिनर बड़ा शातिर है, वो आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है, आपके बेसिक नॉलेज को चेक करता है, आपके कॉमन सेंस को भी चेक करता है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा, हाफ ऑफ द एप्पल्स इज डैश आर रोटन। और यही सेंटेंस में इस तरीके से लिखूं, हाफ ऑफ द एप्पल इज डैश आर रोटन। यहां देखो, जैसे मैंने लिखा हाफ ऑफ द एप्पल्स, तो जैसे ही आपने हाफ ऑफ द एप्पल्स लिखा, आपको पता है इसके बाद में प्लूरल नाउन आया हुआ है, इसके बाद नाउन प्लूरल आया हुआ है, तो हाफ ऑफ द एप्पल्स आर करेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा हाफ ऑफ द एप्पल, यहां पर एक एप्पल की बात हुई है और वो सड़ा हुआ है, यहां पर इज आएगा। हो सकता है बच्चे कहे कि सर हाफ ऑफ के बाद तो जब काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, आपने बताया। लेकिन यहाँ थोड़ा मीनिंग में जो चेंज है वो समझो। मैंने कहा हाफ ऑफ द एप्पल्स, मान लो 50 एप्पल्स है जिनके हाफ हुए 25, प्लूरल है। लेकिन मैंने कहा हाफ ऑफ द एप्पल, एक एप्पल है जिसका हाफ हुआ हाफ, तो सिंपल सी बात है, इसका भी अगर आप हाफ की बात करोगे तो हाफ भी क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा, सॉरी सिंगुलर ही होगा। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में पूछा हुआ क्या है, सेंटेंस को पढ़कर डिसाइड करना होता है कि वर्ब लगनी क्या चाहिए। हो सकता है समझ नहीं आया, दोबारा देख लो। मैंने कहा हाफ ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है प्लूरल वर्ब। लेकिन जैसे मैंने हाफ ऑफ द एप्पल लिखा, तो एक एप्पल का आधा हिस्सा सड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है एक एप्पल एक सिंगुलर है, और उसका भी हाफ जो हुआ आधा एप्पल वो भी सिंगुलर ही होगा, तो उसके साथ भी वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो रफ आइडिया हमने यहाँ पर देखा, मुझे लगता है ये चीज सारी समझ में आ गई होगी। तो जब इन नंबर्स की बात की थी, एक आपको अ नंबर ऑफ के बारे में और पढ़ लेना चाहिए। अ नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर
की जब हम बात करते हैं तो हमें सेंटेंसेस या एक्सप्रेशन के मीनिंग को भी जानना जरूरी है और साथ साथ में उसके स्ट्रक्चर को भी जानना जरूरी है। यहां पर हम जब अ नंबर ऑफ की बात करते हैं, अ नंबर ऑफ रिप्लेस करता है मैनी को। अ नंबर ऑफ का मीनिंग जो होता है वो मैनी होता है, ठीक है, संख्या में अधिक। तो यही वजह है कि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा और आने वाली जो वर्ब होगी, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी, हाँ, वर्ब भी प्लूरल होगी, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मैनी। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन और अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब दोनों प्लूरल रहेगी। लेकिन जैसे मैंने लिखा द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ उस चीज की संख्याओं की बात करता है, उसकी संख्या, डिजिट, अमाउंट। तो इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा, उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी। लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी। तो अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीजें हमारे लिए आसान रहेगी। हाँ, मीनिंग को आपने देखा, आपने लिखा अ नंबर ऑफ बुक्स हैज डैश हैव बीन बॉट फॉर द लाइब्रेरी, ठीक है। और एक आप लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स is dash are decreasing day by day। दोनों को समझो, दोनों सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, अ नंबर ऑफ बुक्स हैव और हैज बीन बॉट फॉर द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए कई सारी बुक्स परचेज की गई है। अ नंबर ऑफ की बात हुई, प्लूरल की बात हो रही है, काफी सारी बुक्स, मैनी बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आता है। जबकि जब आपने बात की द नंबर ऑफ, तो सिंपल सी बात है कि ऑनेस्ट पर्सन का नंबर, उसकी संख्या की बात हो रही है। यहाँ पर वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगनी चाहिए, तो वर्ब आ गई सिंगुलर। अ नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर। द नंबर ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। कहने का मीनिंग हुआ कि आप एक्सप्रेशन को भी देखो, आप उसके मीनिंग को भी समझो। अभी देखो, हमने अभी एक बात की थी कि अ नंबर ऑफ का मीनिंग मैनी होता है, तो यहां से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो मैनी होता है वो प्लूरल होता है। मैनी के बाद में नाउन जो है वो प्लूरल आता है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, और ऑब्वियसली वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन मेनी के साथ एक स्ट्रक्चर और बनता है, मेनी अ, ठीक है। अब दोनों नाउन और वर्ब जो है, तो दोनों की दोनों सिंगुलर रहेगी। भाई आर्टिकल ए जो है उसके बाद आने वाला नाउन तो सिंगुलर होगा ऑब्वियसली। तो जब क्वेश्चन बना, मैंने कहा मेनी पर्सन्स हैज और हैव डाइड इन रोड एक्सीडेंट्स। और एक ये हुआ मेनी अ पर्सन हैज और हैव डाइड इन रोड एक्सीडेंट्स।
अब दोनों सेंटेंस देखो, मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा आपको, ठीक है। बस गेम स्ट्रक्चर का है सारा। मैंने लिखा मेनी पर्सन, मैनी लिखा, मैनी के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब हैव। मैंने लिखा मेनी अ पर्सन, मेनी अ आ गया तो वर्ब नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। मेनी अ पर्सन हैज डाइड इन द रोड एक्सीडेंट। ये काफी फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने सुना होगा। फुल मेनी अ फ्लावर इज born टू ब्लश अनसीन। फुल मैनी अ फ्लावर इज born टू अनसीन। यहां पर मैनी आ गया, नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। जब प्रैक्टिस करोगे देखो, इनिशियल लेवल में चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन वर्ड्स को, रूल को, सिंटेक्स को, इनके स्ट्रक्चर को याद रखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ो तो साथ साथ में आप नोट्स भी बनाओ। हमारे जैसे एप्लीकेशन में आपको पता है कि इसमें स्पीड का भी एक आपको फीचर दिया हुआ है। आप स्पीड अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करो कि जब पढ़ते हो क्लासरूम में जिस तरीके से नोट्स बनाते हो वैसे भी यहाँ पर नोट्स बनाओ। और इसके बाद जब आपको यही पीडीएफ मिल भी रही है तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं जैसे कि हम प्रैक्टिस भी खूब सारी करते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस करोगे उसमें हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर बार बार क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सवाल तो रहता ही नहीं है, सवाल तो कोई रहता ही नहीं है कि ये चीज आपको समझ में आए ना। हाँ, अगर वही बातें, अगर केयरलेस होकर देखोगे, चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्लास में तो अब सिंपल सी बात है, डांट के भी आपको समझा सकते हैं, आपसे क्वेश्चंस किए हमने तो भी हो सकता है आप अटेंशन दो। लेकिन घर पे अब थोड़ा आपको भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ हूँ। मैं जब भी कोई डाउट हो तुरंत मुझसे कांटेक्ट करो, लेकिन जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। हमने पढ़ा और, नॉर, बट से जब सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। हमने यहाँ पर पढ़ा इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, नॉट, टुगेदर विद, एज वेल एज से कनेक्टेड हो तो फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार। उसके बाद हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट में जब नंबर ऑफ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा हो, सब्जेक्ट में सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये अगर आता हो तो वर्ब जो है वो इन आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ इनके अकॉर्डिंग यूज की जाती है। ये रूल हमने सारे देखे। हमने यहाँ पर पढ़ा अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल वर्ब आती है, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। हमने पढ़ा मेनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, जबकि मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन, मेनी अ के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आती है। चलो, जब इतना कुछ पढ़ा, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, क्योंकि सारा गेम जो है हमारे स्ट्रक्चर्स का ही है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि जब आप पढ़ो ना तो आप साथ साथ में स्ट्रक्चर्स भी देखो, आप रूल्स भी देखो, आप उनके मीनिंग को भी समझने की कोशिश करो। मैंने लिखा मोर देन वन पर्सन was or were killed in the accident। सेंटेंस समझो, नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं तब तक फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ो। और एक लिखा मोर ट्राउजर्स देन वन हैज हैव बीन फॉरवर्डेड। ओके, देखो इसको, ओके, दोनों एग्जांपल को समझो। जब मैंने लिखा मोर देन वन पर्सन, अब ये यहां आ गया नालायक। ओके, ठीक है। मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन
पर्सन, सिंगुलर है। जो मोर देन के बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, मोर देन वन, वर्ब सिंगुलर आती है, मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। लेकिन जब स्ट्रक्चर ये बनता है मोर प्लूरल नाउन देन वन, तो वर्ब आती है प्लूरल। क्या बना रूल? मोर देन वन सिंगुलर वर्ब, एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मोर देन वन सिंगुलर, लेकिन मोर के बाद प्लूरल नाउन देन वन, मोर के बाद प्लूरल नाउन देन वन। अब वर्ब जो है वो क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ आप देख पा रहे हैं मोर देन वन सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट, मोर के बाद प्लूरल नाउन, मोर प्रपोजल्स, मोर प्रपोजल्स, मोर प्रपोजल्स देन वन हैव बीन फॉरवर्डेड, हैव बीन फॉरवर्डेड। ये लो, काम आसान एकदम हो चुका है। तो इनको रिवाइज करो। अब देखो, जैसे जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, इन टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं खूब सारे प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें न्यू क्वेश्चंस भी खूब सारे होंगे, जिसमें पी वाई क्यूज भी होंगे। तो खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, तो चीजें तो वैसे भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जो पढ़ाया गया है आप लोगों को समझ में आया है, समझ में आ रहा है। रिवीजन करते रहो। आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है कि किसी भी लेक्चर को जितनी बार आप देखना चाहें आप देखते रहो, ठीक है। डाउट है पूछते रहो, नोट्स बनाते रहो, नया कंटेंट चाहिए वो आप मुझसे मांगते रहो। बस मैं इतना चाहता हूं कि एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको हमारी इस क्लासरूम प्रोग्राम से, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से आप लोगों को मिले। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, इसके लिए मैं डेडिकेटेड हूँ, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का सपोर्ट, ये और रहेगा तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो है वो हमें अपने सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय